पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एकदम डाउन मतलब मान के चलो क्लास 5-6 में पहुंच गए। क्लास 5-6 में पहुंच के एक बार पढ़ाई करते हैं। अभी हमारे पास एक होता है सेलिंग प्राइस। से सेलिंग प्राइस मेरा 500 है। देन दूसरा होता है सीपी, यू नो दैट कॉस्ट। मान लो कॉस्ट 400 है। तो व्हाट इज प्रॉफिट? 100। ये तो सबको पता है। एंड ये जो 100 प्रॉफिट हुआ देन हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 100 बाई 400 200। आंसर आएगा 25% on cost. When percentage of profit calculated on cost and percentage of profit on sale. Percentage of profit on sale क्या हो जाएगा? 100 divided by 500 into 100 is 20% on sale. 20% on sale. परसेंटेज सेम ही आएगा, 100 रुपीज ही आएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना? मतलब रॉन्ग है। बोथ आर ट्रू। So the same percentage of profit when calculated on cost, it is 25%. When the same percentage of profit calculated on sale, it is 20%. It is 20%. अगर समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। मीन्स जब हम परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट करेंगे, इट मीन्स 25% ऑफ 400 पे निकलेगा, दैट इज 100। और जब हम 25% निकालेंगे ऑन सेल, इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन सेल, अगेन योर प्रॉफिट इज 100। प्रॉफिट 100 ही आएगा, प्रॉफिट 100 ही आएगा। इट मीन्स परसेंटेज एंड अमाउंट शुड बी सेम। परसेंटेज एंड अमाउंट शुड बी सेम। दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों एक ही होना चाहिए। क्या परसेंटेज किस पे है? अगर मान लो अमाउंट कॉस्ट पे है बट परसेंटेज ऑन सेल आर नॉट एबल टू अप्लाई डायरेक्टली। इफ योर अमाउंट ऑन सेल बट परसेंटेज इज ऑन कॉस्ट, तुम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा जो अमाउंट होता है वो तो हमें पता नहीं कि उसमें कितना प्रॉफिट है, वो तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बट हम परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। तो परसेंटेज को हम कॉस्ट से सेल, सेल से कॉस्ट में जा सकते हैं। मतलब हमको दोनों प्लेटफॉर्म को सेम करना है। जब अमाउंट को तो बदल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? हम परसेंटेज को ही बदल देंगे। परसेंटेज को क्या करेंगे? बदल देंगे। अभी जैसे मैं तुम लोगों को करके दिखाता भी हूँ। व्हेन दिस इज सीपी में प्रॉफिट जोड़ोगे क्या बन जाएगा? एसपी। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। If it is 25% on cost, 25% on cost, then cost becomes 100, profit becomes 25, selling price becomes 125. Selling price becomes 125. And when it is 25% on sell, then your sell become 100, profit again 25, then your CP becomes 70. जिस पे परसेंटेज रहता है बेस में 100 से मान लो। If it is 25% or some percentage on cost, it means your cost is 100. If the percentage on sell, it means your sell is 100. ये क्लियर है क्या दिमाग में? ठीक है, इतना बेसिक में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो अभी अच्छे से बोलना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिस पे परसेंटेज होगा वो 100 होता है। जिस पे परसेंटेज होगा वो 100 है। If percentage on sell, sale becomes 100. If percentage on cost, cost becomes 100. दोनों हमारे लिए क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब कैसे मूव करेंगे? अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो इसका एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। तो अगेन दिस इज योर सीपी, दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर एसपी। अगर हमारे पास दिया रहेगा 25% ऑन कॉस्ट, तो योर 100 अमाउंट 100 हो जाएगा, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस 125। तो बाय डिफॉल्ट जिस पे परसेंटेज होता है वो क्या होता है? 100 होता है। अभी मान लो मेरे पास दिया गया है अमाउंट 10,000, या लिखेंगे अमाउंट एट कॉस्ट, या लिखेंगे कॉस्ट अमाउंट। कॉस्ट अमाउंट इज 10,000।
तो अगर इसमें मुझे प्रॉफिट निकालना है कि कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो अमाउंट इज कॉस्ट, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू प्रॉफिट, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, बोलो, 2500, 2500 ना, कुछ आ जाएगा? कैलकुलेशन भी समझ में आ जाना चाहिए। 2500 करेक्ट और नॉट? जब तक करेक्ट नहीं बोलोगे तब तक कैसे समझ में आएगा? डन है? मतलब हमने 10,000 को 100 से डिवाइड किया एंड 25 से मल्टीप्लाई किया। नहीं समझ में आया ये? नेक्स्ट, ये तो प्रॉफिट 25%, तो प्रॉफिट 25 है, दिस इज द कॉस्ट 100 है, और ये कॉस्ट अमाउंट 10,000 है। तो 10,000 अगर कॉस्ट अमाउंट हो तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा? 2500। प्रॉफिट कितना आएगा? 2500। क्लियर है? अभी भी डाउट्स है? डन। अभी मैं लिख रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास सेल्स अमाउंट हो, सेलिंग अमाउंट हो, और वो भी 10,000 ही हो, और परसेंटेज वही 25% ऑन कॉस्ट चल रहा हो, तो हमारे लिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 10,000 है, इसे डिवाइड 100 से करना है ना 125 से करना है? 125 क्यों? सेल ऑलवेज डिवाइडेड बाय सेल, क्योंकि ये मेरा सेल अमाउंट है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे। 125 इंटू कितना करेंगे? तो इंटू 25 भी करेंगे, क्योंकि 25 प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस मीन प्रॉफिट अमाउंट जो है सेलिंग प्राइस पे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, तो माय प्रॉफिट इज 25। आंसर कितना आएगा? 2000। आंसर 2000। ये दोनों कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। काजल सही है? रोहित तो दिक्कत है इसमें क्या? फिर से सीपी, पी और एसपी, अभी 25% ऑन सेल मान लेते हैं। 100 किसे करना है? रोहित बोलो, 100 किसे करेंगे? प्रॉफिट में कितना लिखूं? 25। एंड कॉस्ट कितना आएगा? बस इसी के लिए ये आएगा 75। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी मेरे पास कॉस्ट अमाउंट है, कॉस्ट अमाउंट इज 10,000, माई कॉस्ट अमाउंट इज 10,000। अभी बताओ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 10,000 कितने से डिवाइड करो? 100 डिवाइड और मल्टीप्लाई, इजी हो जाएगा। अभी कॉस्ट कितना है? 75। प्रॉफिट कितना है? आंसर कितना आएगा? 333 आएगा। कितना आंसर आएगा? अभी देखो, दिस इज द सेल्स अमाउंट 10,000। अभी मुझे फिर से निकालना है प्रॉफिट 10,000, कितने से डिवाइड करूंगा? अभी कितने से डिवाइड करेंगे? यस, दिस टाइम 100। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? प्रॉफिट कितना है? 25। आंसर कितना आ जाएगा? 2500। ये तो समझा रहा, इसमें कौन सा मैथ्स है? कोई मैथ्स नहीं है भाई। परसेंटेज जिस पे रहेगा उसे 100 करो, इक्वेशन बैलेंस कर लो। इक्वेशन, क्योंकि सेल से वापस आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर सेल्स होता है। डन है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर परसेंटेज भी कॉस्ट पे हो और अमाउंट भी कॉस्ट पे हो, तो बेटा सिंपली हम 25% ऑफ 10,000 भी निकालते तो 2,500 ही आता। प्रॉब्लम कब हुआ? जब परसेंटेज कॉस्ट पे है और ये सेल पे है, तो शॉर्टकट 25% नहीं चलेगा। उसके लिए हमें ये कहानी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब दोनों डिफर हो गया, जब दोनों डिफर हो गया, दोनों अलग हो गया। सिमिलरली जब हमारा सेल है और अमाउंट भी सेल हो, तो डायरेक्टली निकाल दो 25% ऑफ 10,000, आंसर 2,500 ही आएगा। प्रॉब्लम कब है? जब परसेंटेज सेल है, अमाउंट कॉस्ट में दिया गया है, तो हमें कुछ अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ये जिसको समझ में आ गया, दुनिया का कोई परसेंटेज हो, कितना भी परसेंटेज हो, 10, 20, 50, 100, 10, 15, 18,
कोई भी परसेंटेज वो बैठा देंगे या मन मन में कैलकुलेट कर लेंगे। इफ इट इज ऑन कॉस्ट 100 प्लस ऐड कर लो दैट इज द सेल, इफ इट इज ऑन सेल 100 से माइनस कर लो दैट इज द कॉस्ट। इसमें और क्या चाहिए, क्या नहीं है, अभी भी दिक्कत है इसमें, समझ में। अब बेटा क्या होता है कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम जो परसेंटेज होता है ना वो कुछ ऑड नंबर नहीं रहता, वो कुछ सीरीज है, वही सीरीज ईच एंड एवरी टाइम चलते रहता है, पूरा सिलेबस में वही रहेगा, अलग परसेंटेज नहीं आता है। एंड व्हाट आर द परसेंटेज, परसेंटेज इज 16.67%, 20%, 25%, 33.33%, 50%, and the 100%, and the 100%, 100%. So this is the cost, the sales means cost percentage, sorry गलत लिख दिया ना, sales छोटा होता है, this is the sales and this is the cost, क्योंकि हमें पता है सेल छोटा होता है, क्यों, क्योंकि सेल बड़े अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और कॉस्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट छोटे अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है। क्लियर है क्या, सेम अमाउंट तभी आता है। यानी अब यहाँ पर सीरीज क्या है कि अगर 16 सेल हुआ जस्ट उसके बाद वाला कॉस्ट होगा 20 कॉस्ट होगा, इफ 20 सेल 25 कॉस्ट, इफ 25 सेल 33% कॉस्ट, इफ 33% सेल 50% कॉस्ट, इफ 50% सेल 100% कॉस्ट। कोई दिक्कत है क्या, एंड सेम वाइस वर्सा, अगर ये मेरा सेल है ये मेरा कॉस्ट है, बट अगर ये मेरा कॉस्ट है इसका प्रीवियस वाला सेल होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अभी इस परसेंटेज को शॉर्टकट तरीके में इसे हम 1/6 बोलते हैं, ये 1/5 होता है, इसका मीनिंग 1/4 होता है, या 1/3 होता है, या हाफ होता है, या 1 होता है। मतलब किसी चीज का 50% निकालो या डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बात बराबर है। तुम किसी डेटा का 16.66% निकालो या 1/6 करो, बात बराबर ही है। बात कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है, तो ये अगर दिमाग में रहा तो पहला चीज परसेंटेज लेके कभी कोई स्टोरी नहीं होना चाहिए। अभी ये अगर परसेंटेज हमें याद होता नाउ कम्स हियर, तो फिर अलग तरीके से देखा। अभी 25% किस पे है, कॉस्ट पे है, 25% किस पे है, कॉस्ट पे है, एंड ये जो अमाउंट सेल पे है, तो मेरा जो सेल्स अमाउंट 10,000 है, हम तो 10,000 को बदल नहीं सकते, बट 25% जो परसेंट ऑन कॉस्ट है इसे हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, इसे हम बदल सकते हैं, इसे हम बदल पाएंगे। तो 25% ऑन कॉस्ट, देन व्हाट परसेंट ऑन सेल, 20 प्रीवियस वाला गया। अभी देखो इधर मैं करूंगा 20% ऑफ 10,000, योर आंसर इज 2,000, क्योंकि पहले कैलकुलेट किए तो 2,000, सही है, अच्छा ठीक है ना, पहले भी कैलकुलेट किए तो 2,000 आया था। सिमिलरली व्हाट इज योर परसेंटेज, 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल, बट अमाउंट इज कॉस्ट, if 25% on sell then what percentage on cost, 33.33% on, if you calculate 33.33% of 10,000 your answer is 333, the answer is 333। कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, परसेंटेज डन। कोई भी परसेंटेज तुम्हें निकालने बोलेगा कर लोगे, तुम्हें अगर बोला जाएगा से बोला जाए 23% ऑन कॉस्ट और यहाँ पर दिया रहे सेल्स अमाउंट, मान लो 10,000 दिया हो, हमको प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा प्रॉफिट, कितने से डिवाइड करेंगे, 23% ऑन कॉस्ट है और ये मेरे पास सेल्स अमाउंट दिया गया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे रोहित बताओ, डिवाइड कितने से करेंगे और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 23% ना 23 और
यस, हो गया, यही तो बुद्धि लगाना। अगर मान लो यही परसेंटेज दिया रहता 23% ऑन सेल, और मेरे पास कॉस्ट दिया रहता है 10,000, और मेरे को निकालना का जरूरत है प्रॉफिट, तो 10,000 को मैं किससे डिवाइड करूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 23 होगा, डिवाइड किससे करेंगे? जल्दी फटाफट बोलो। हाँ, 73 को था, 77, 77। यस, यही तो है। अब क्या इसमें दिक्कत है? रुद्रो ठीक है क्या? तो परसेंटेज पास इस पूरा क्लियर। अब अगर फिर से दिक्कत आ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये ईच एंड एवरी टाइम बताने का चीज ही नहीं है। दिस इज फाउंडेशन पार्ट, ये फाउंडेशन में सिखाया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पे ये टाइम देना ही नहीं था, बट स्टिल मैं एक बार क्लियर कर दिया, लिख भी दिया और एक्सप्लेन करके दिया, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब लाइक फ्रॉम क्लास 5-6 के बच्चे को भी यही सिखाते हैं, ठीक है ना? एंड आईएससी वगैरह में तो डायरेक्टली परसेंटेज निकालने के लिए 6-7 में ही पूछता है, परसेंटेज ऑन दिन एंड परसेंटेज ऑन सेल कॉस्ट। तो वही चीज तुम लोग को भी सिखा दी। ये बेटा दिमाग में गांठ बांध लेना है। दूसरा चीज, ये परसेंटेज को रट्टा मार लो, बिकॉज तुम्हारा 90% प्रॉब्लम में यही परसेंटेज रिपीट 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 होता रहेगा, ठीक है? बोलो। हाँ, कॉपी करो, कॉपी कर। ये तुम लोगों के लिए किसी भी चैप्टर में काम देगा। अभी क्यों, अभी ब्रांच आएगा, देयर इज लोडिंग, कंसाइनमेंट आएगा, उधर लोडिंग, उसके बाद तुम्हारा अभी डिपार्टमेंट में लोडिंग, हायर परचेज आएगा, उधर लोडिंग। तो तुमको ये परसेंटेज बेटा हर जगह काम आएगा। एंड अभी नहीं, और फाइनल में भी काम आएगा। अभी आओ, देखो अभी हमने कंसेप्ट क्या समझा कि मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। और मान लेते हैं कि समझाने के लिए, ताकि तुम लोग डिपार्टमेंट को समझ पाओ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्लॉथ डिपार्टमेंट है और ये मेरा गारमेंट है। मेरा क्या है? गारमेंट डिपार्टमेंट। अभी रेडीमेड गारमेंट शॉप जो है वो खुद का ड्रेस बनाकर बेचेगा। ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा ओपन मार्केट से खरीदेगा ना, अपने ही डिपार्टमेंट से खरीदेगा, बिकॉज इन दोनों डिपार्टमेंट का ओनर एक ही होगा ना, अलग होगा। एक ही मालिक का दो डिपार्टमेंट है, तुम्हारा ही दो डिपार्टमेंट है। तो जिस डिपार्टमेंट में कपड़ा से कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स बन रहा है, तो गारमेंट्स डिपार्टमेंट को क्लॉथ बाहर से खरीदना है ना, क्लॉथ उधर से ही लेना है, उधर से लेना है। तो ये बोला कि क्लॉथ डिपार्टमेंट को बोला है, भैया दे दो गारमेंट डिपार्टमेंट को तुम कपड़ा। गारमेंट डिपार्टमेंट जो है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से लेगा, क्लॉथ डिपार्टमेंट उसको दे देगा। अगर ऐसा करेगा तो पता नहीं चल पाएगा कि क्लॉथ डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, मतलब वो मार्केट में बेच पा रहा है कि नहीं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। यानी क्लॉथ डिपार्टमेंट हमें चलाना है कि नहीं, तो प्रॉफिट तो पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्लॉथ डिपार्टमेंट को बोल रहे भैया, तुम अगर गारमेंट डिपार्टमेंट को भी माल देते हो ना, तो तुम जिस रेट पे बाहर बेचते हो उसी रेट पे बेचो। मतलब अगर हम 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे ना, तो अगर हम 100 रुपये का माल है, तो 20 रुपया प्रॉफिट लेकर तुम गारमेंट डिपार्टमेंट को 120 में बेचो। कितने में बेचेंगे? 120 में बेचो। देखो, 120 में बेचा, तो क्लॉथ डिपार्टमेंट गारमेंट डिपार्टमेंट को 120 में माल दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये रूल्स नहीं बनाएंगे तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? अब गारमेंट डिपार्टमेंट इसका गारमेंट बनाया, और गारमेंट बना के कस्टमर को सेल करेगा। लेकिन अभी कस्टमर को सेल नहीं किया, अभी दुकान में ही हैंग करके रखा है कि भैया कोई कस्टमर आएगा तो बेचेगा। और मेरा आ गया ईयर एंड। क्या आ गया? ईयर एंड। जब ईयर एंड आ जाएगा, तो गारमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये कॉस्ट प्राइस है ना सेल प्राइस है? गारमेंट डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट प्राइस है ना सेल प्राइस है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि गारमेंट डिपार्टमेंट ने खरीदा है। तो जब वो अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लिखेगा? 120, 100। और क्लॉथ डिपार्टमेंट ये 120 को कहाँ दिखाया होगा? अपना सेल में, मतलब ट्रांसफर करके सेल में। अब ये ओवरऑल इसका तुम मालिक हो, तुम हो। तो तुम्हारा ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट पे गारमेंट डिपार्टमेंट को बेचा है, और गारमेंट डिपार्टमेंट में अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो तुम्हें 20 का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? 20 का प्रॉफिट अर्न किए हो कि नहीं किए हो? 20 का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है?
लॉस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हुआ है? रुद्रो, बेचे क्यों है नहीं? कैसे हो गया? ভেরি গুড। তাহলে তুমি নিজেই দুটো দোকান খুলে নাও, আর একটা দোকানের মাল অন্য দোকানে বিক্রি করে দাও, তাহলে তোমার তো প্রফিট। তুমি তো সেটাই বলছো, মানে तुम्हारे कंसेप्ट से तो यह है ना। तो तुम एक काम करो, दो दुकान खोलो, दुकान ए दुकान बी। दुकान ए का माल 100 रुपए का बिल फाड़ दो, 150 रुपया दुकान बी में, और दुकान बी में दुकान बी में खरीद लिया, तुम्हारा फायदा हो गया। नहीं, तुम्हारा कमाई जब होगा जब तुम आउटसाइडर कस्टमर को बेचोगे। अरे भाई, मेरे ही डिपार्टमेंट में फायदा हमको कहाँ हो रहा है? वो तो मेरा ही है। इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में रखा, तो मेरा ही तो पैसा है। चेंज कहाँ हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट में तो एक्स्ट्रा जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया? प्रॉफिट में तो जुड़ गया है। तो जो प्रॉफिट में जुड़ गया है और प्रॉफिट हुआ नहीं, उसे प्रॉफिट से फिर वापस करना है कि नहीं करना है? वापस करना है। और जो वापस करेंगे उसी का नाम देंगे स्टॉक रिजर्व। क्यों? क्योंकि ये डेटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सही प्राइस है। लेकिन एज अ कंपनी ओनर हमें तो पता है कि प्रॉफिट हुआ नहीं, तो हम जनरल पीएल में 20 रुपये का स्टॉक रिजर्व दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? स्टॉक रिजर्व दिखाएंगे। समझ में आएगा मेरा बात? अगले साल जब एक्चुअली ये कपड़ा बेच देंगे, अब तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो अगले साल इसी स्टॉक रिजर्व को रिवर्स कर देंगे, बाई साइड में लिखेंगे आज मैंने प्रॉफिट कम किया, बाद में जाकर प्रॉफिट क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। स्टॉक रिजर्व क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया? अरे मैंने दो दुकान खोल दिया, एक उधर दुकान है, एक इधर दुकान है। उधर वाले दुकान को वो सामान चाहिए जो इधर वाले दुकान में बिक रहा है। इधर वाले दुकान ने अगर उधर दे भी दिया, तो उस दुकान का प्रॉफिट, इस दुकान का प्रॉफिट कहाँ हुआ? इस दुकान का हुआ। प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उतना प्रॉफिट हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स। देखो, अल्टीमेट रिजर्व प्रॉफिट हुआ नहीं, तुम लोग स्टॉक रिजर्व में डालो। क्यों? क्योंकि कंपनी को तो पता है कि यहाँ से माल गया, माल बिका नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये माल कस्टमर को बेच देते तो फिर स्टॉक रिजर्व नहीं करना है। माल पे हम भी अपना, वो डिपार्टमेंट भी कमा लिया प्रॉफिट, वो डिपार्टमेंट का भी प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली हम आउटसाइडर को बेच दिए। अभी वाले क्वेश्चन में भी जो हमने लास्ट डे क्वेश्चन किया था, उसमें क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 50,000 का माल भेजा था, और डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को कॉस्ट पे नहीं भेजा, बल्कि 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेकर भेजा। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेकर भेजा। तो अभी अमाउंट मुझे जानना नहीं है। अगर 25% कॉस्ट है तो सेल पे कितना परसेंट होगा? 20%। सर अगर 20% याद नहीं है तो क्या करेंगे? 25/125, क्योंकि कॉस्ट पे है तो कॉस्ट 100 होगा, 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। 25/125। अगला देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस गया नीचे। देखो बोल रहे हैं बीज इंटायर स्टॉक, मतलब बोल रहे हैं जो बी का क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये बी का पूरा क्लोजिंग स्टॉक, ये बी का इंटायर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? बोल रहा है ए का दिया हुआ है। इंटायर क्लोजिंग स्टॉक ए का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है। इंटायर क्लोजिंग स्टॉक ए का है। इसका मतलब ये ए का जो 10,000 रुपया दिया गया है, तो डिपार्टमेंट बी के लिए ये कॉस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट ए तो प्रॉफिट डाल के भेजा होगा। इस 10,000 में प्रॉफिट भी तो जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये 10,000 सेलिंग अमाउंट है ना कॉस्ट अमाउंट है? सेलिंग अमाउंट। ए के लिए तो ये सेल अमाउंट है, ए के लिए ये सेल अमाउंट है। तो 10,000 पे 25% अप्लाई करेंगे ना 20% अप्लाई करेंगे? 20% अप्लाई करेंगे। 20% अप्लाई करेंगे तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है? 2,000। इसका मतलब 8,000 का माल 10,000 में बेच रहा होगा, यानी 2,000 का प्रॉफिट अभी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये समझ में किसी को नहीं आएगा तो लोग क्या करेगा? 10,000 इंटू 25/125, 25/125 कितना आंसर आएगा? 2,000। नीचे यहाँ पर आ जाएगा 2,000।
क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ नहीं है, इसलिए प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ नहीं है तो प्रॉफिट हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो दिक्कत है इसमें। अगले सम्स में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 7 था। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बोलो। क्लियर है क्या? अभी कोई डाउट्स है इसमें? अजल ठीक है, समझ में आया? देखो 8 नंबर करेंगे तो बचा कुचा जो पार्ट है समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो प्रोविजन 8 में भी है, 8 में भी तो स्टॉक रिजर्व होगा। हाँ, एग्जिस्टिंग को पीएल के बाय में लिख देंगे, तो बताए ओल्ड पीएल के बाय में जाएगा। देखो इधर 8 कर लियो क्या? डन है, बोल दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक है, दोनों तरफ लिख देंगे। परचेज जिस डिपार्टमेंट का वहां लिख देंगे। वेजेस ट्रेडिंग में लिखेंगे, सैलरी पीएल में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का लिख देंगे, सेल्स दोनों डिपार्टमेंट में लिख देंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल के दोनों डिपार्टमेंट लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो इधर, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ओ, तो ए के लिए, ओ के लिए सेल, तो के लिए परचेज हो जाएगा। ओ के लिए सेल तो के लिए परचेज हो जाएगा। अगला नीचे देखो, ये सैलरी है, मिसलेनियस है, एडवर्टाइजमेंट है, बैंक चार्जेस है। नीचे बोल दिया है 18,600 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 21,600, उसमें सिर्फ 18,600 वो सामान है जो ओ डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ है। कहां से ट्रांसफर हुआ है? पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बोला? इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट ट्रांसफर फ्रॉम ए। अभी बोल रहे इंटायर नहीं है, 18,600 है। कितना है? 18। इसका मतलब 18,600 पे हमें निकालना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व। आगे देखो, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, हमें 10% से डेप्रिसिएशन निकालना है। और जितना जनरल अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है उन सबको किस रेशियो में बांटना है? मतलब ये पूरा का पूरा 3:2 में बांट, इसमें बांट दोगे 3:2 में बांट दोगे, तो 3:2 में बढ़ गया। प्रॉब्लम है कि यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में बोल दिया था इंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट फ्रॉम ए एज वेल एज डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट 25% ऑन कॉस्ट, हमने उसे सेल में कर लिया। बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज नहीं है। सबसे पहले हमें रेट ऑफ जीपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा रेट ऑफ जीपी? ट्रांसफर। काजल का नहीं किया हुआ है ये सम्स, एक बार करके मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ओनली द ट्रेडिंग पार्ट, ओनली द, तुम लोगों का सॉल्व किया हुआ तो एक बार कॉपी निकालो, फटाफट फिगर मेरे को कोट करो। देयर आर 2 डिपार्टमेंट, पीएल पार्ट में नहीं रेडी करूंगा, 2 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, अच्छा ओ और पी था ना। डिपार्टमेंट ओ पी, ये भी डिपार्टमेंट और पी है। इधर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओ का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,000। पी नहीं है, लिखेंगे 2 परचेज। व्हाट इज द परचेज ऑफ ओ? 76,000। फॉर पी 2 wages 12,000 and 19,200। बाई सेल्स कितना? 2,76,000 and for P 1 lakh। नेक्स्ट बाई, यहाँ एक लिख देंगे ट्रांसफर, एंड डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रांसफर। बाई ट्रांसफर, टू ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर वाई ट्रांसफर। ओ ने कितना ट्रांसफर किया? 18,000। अच्छा 84,000 का ट्रांसफर किया, तो दिस इज 84,000।
तो वो ट्रांसफर पी के लिए क्या होगा, परचेज होगा 84,000। काजल ठीक है, इज देयर एनी अदर आइटम रिलेटेड टू ट्रेडिंग? नो, अब कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। तो लास्ट डे जो तुम डिपार्टमेंट किए होगे उसमें अलग क्या है सर, ये ट्रांसफर। तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए तो सेल होगा, उसके लिए सेल होगा। यस, क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक फॉर डिपार्टमेंट ओ कितना है, 16, 60, 60, 60,000, 18,000, 21,600, 21,600। अभी इधर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, एक लाख, ये हो गया 1,20,000 एंड फॉर पी 800, 68,400, 68,400 डन। अब ये मेरा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बस इतना में ही हमें चाहिए रेट ऑफ जीपी। क्या चाहिए, रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी बाई सेल ऑफ ट्रांसफर, सेल प्लस ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि ट्रांसफर भी तो उसके लिए सेल ही होता है, ट्रांसफर भी तो उसके लिए क्या होता है, सेल ही होता है। जीपी बाई सेल प्लस ट्रांसफर। अभी देखो इसका ग्रॉस प्रॉफिट आया डिपार्टमेंट ओ का 1,20,000 था ना, 120। सेल कितने हैं, 276,000 प्लस 84,000 एज अ होल इनटू 100। कौन गुड्स ट्रांसफर किया है, इसने प्रॉफिट ऐड किया है, जितने प्रॉफिट ऐड किया उसने ही उसके ही प्रॉफिट से रिमूव होगा ना, ठीक है, रेट ऑफ जीपी लेंगे। इतना कंफ्यूजन क्यों, क्वेश्चन पूछना है ना, हर चीज का क्वेश्चन पूछना होगा, ऐसा क्यों, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ऐसा क्यों। ठीक है, कितना परसेंट आया, 33.33। अब ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज ये जो क्लोजिंग स्टॉक में रिप्रेजेंट बोला है 18,600, इसका 33 का मतलब होता है 1/3, 6,200। ये हो गया स्टॉक रिजर्व। कहाँ लिखोगे स्टॉक रिजर्व, जनरल पीएल के 2 में, जनरल पीएल के 2 में। अभी वो जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे हैं ना, वहां भी यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व कर लियो। सेम चीज तो क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 10 करवा ही देते चलो। हम्म, हाँ बोलो। नौ का स्टॉक रिजर्व, কোথায় দেওয়া রয়েছে, তুমি বলো আমাকে কোন জায়গাটা তুমি ইউজ করছো। এ বাবা স্ক্রিনে দেখো আমাকে বলো। কোথা- এটা তো সলিউশন, তুমি সলভ করো, ওটা তো সলভ করে দেওয়া রয়েছে, সলিউশন দেওয়া রয়েছে, তো লেখা রয়েছে आंसर, आंसर पार्ट, दिस इज द आंसर पार्ट, नॉट द क्वेश्चन पास। तो तुम्हारा आंसर तुमको खुद निकालना पड़ेगा। ये तो रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला है, जीपी बाई सेल प्लस ट्रांसफर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में एक छोटा सा और ट्रिक है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ये भी नहीं दिया हुआ है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए इधर, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में पहले आते हैं फिर 10 में आते हैं। 9 में अभी फिर से क्या करोगे, मेरा बात समझो,
ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, परचेज लिखोगे, ट्रांसफर लिखोगे, वेजेस लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, सेल्स लिखोगे, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। पीएलवीएल सब बना लेंगे। प्रॉब्लम फिर वही है कि रेट ऑफ जीपी फिर वही लगाएंगे। इधर देखो, रेट ऑफ जीपी ऐसे निकल जाएगा, ये रहा देखो इधर, रेट ऑफ जीपी निकल गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि इस वाले में बोल दिया था कि 18,600 क्लोजिंग स्टॉक है। अभी वाले क्वेश्चन में ये नहीं बोला, देखो क्वेश्चन खत्म, कहीं बोला नहीं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है। इधर देखो, इसका जो खुद का डिपार्टमेंट वाई का खुद का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई 20,000 है। तो मेरा क्वेश्चन, मैं जो पूछना चाह रहा हूं, इस 20, ये जो 20,000 है, ये किसका है? डिपार्टमेंट एक्स का दिया हुआ है या डिपार्टमेंट वाई का खुद का है? तो उसका भी तो माल बच सकता है। इसका मतलब दोनों का होगा, रूल ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। मतलब तुम्हारे डिपार्टमेंट में मैं भी सामान दिया हूं और तुम्हारा डिपार्टमेंट खुद भी बाहर से खरीदता है और सामान बच गया, किसका बच गया? तो हम लोग क्या करेंगे, रूल ऑफ प्रोपोर्शन लगाएंगे। रूल ऑफ प्रोपोर्शन लगाएंगे। नो, 2:1 तो खर्चा बांटना है। रूल ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब उसको ट्रांसफर कितना हुआ, 40,000। डिपार्टमेंट वाई का खुद का कितना है, 40,000। इसका मतलब खुद खरीदे भी है 40,000 और ट्रांसफर भी है 40,000। देखो इधर, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स 40,000 और इधर देखो परचेज भी किए हैं 40,000। इसका मतलब खुद का खरीदा हुआ माल, ट्रांसफर किया हुआ माल, इन दोनों के लिए बचा है 20,000। इन दोनों के लिए बचा है, तो कितना ट्रांसफर के लिए बचा होगा वो निकल जाएगा। रूल ऑफ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई कंसिस्ट गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स। ये जो 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये टोटल परचेज के लिए 40,000, टोटल परचेज के लिए 40,000 इंटू करें, सॉरी 80,000, और उसमें से 40,000 का कितना होगा, तो बेटा 10,000 का माल ट्रांसफर किया हुआ है और 10,000 का माल खुद का बचा है। जब कुछ नहीं बोला रहेगा तो कैसे समझेंगे? मान लो तुम्हारे पास 10 किलो चावल था, तुम खरीदे हो, 10 किलो चावल हम दिए, अब तुम्हारे पास 2 किलो चावल बच गया, कैसे प्रूव करोगे किसका चावल बच गया? तुम्हें रूल ऑफ प्रोपोर्शन लगाना पड़ेगा कि सर आपने जितना दिया, हमने जितना दिया, उसका रूल ऑफ प्रोपोर्शन लगा लेते हैं। मतलब एक तरह से बात करें तो 1:1, आधा आधा, हाफ हाफ। तो ट्रांसफर किया, जितना ट्रांसफर किया उतना क्लोजिंग स्टॉक हो गया उसका। मान लो कि अगर ऐसा होता कि वो 80,000 खरीदा होता, 40,000 का परचेज ट्रांसफर होता, तो नीचे डिवाइड करते 1,20,000 और ऊपर इंटू करते 40। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला वर्किंग एक बार कर लो। तो रूल ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। और ये जो बेटा रेशियो दिया है, ये जो इस खर्चा के लिए दिया है, इन दोनों के लिए, इसको कैसे बांटोगे डिपार्टमेंट 1 और 2 में, उसके लिए दिया गया। ये दोनों डिपार्टमेंट में ऐसे बांट दो, जैसे करते हैं सेम टू सेम, सब कुछ वैसे ही चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में भी देखो, दोनों का स्टॉक है, दोनों का परचेज है, दोनों का डायरेक्ट वेजेस है, दोनों का सेल है, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक है और ट्रांसफर भी है। तो बेटा पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा कि नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बाद डिपार्टमेंट क्यू स्टॉक रिप्रेजेंट गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड गुड्स वेयर ट्रांसफर फ्रॉम पी टू क्यू 25% एबव कॉस्ट। बता ही दिया 25% एबव कॉस्ट है। इंटरेस्ट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल क्रॉस प्रॉफिट। इन सबको जीपी के रेशियो में बांट दो।
ओपनिंग फिगर ऑफ स्टॉक रिजर्व, देखो इधर गजल, जैसे मैंने अभी क्लोजिंग पे स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, कहाँ लिखते हैं? जनरल पीएल के 2 में। अभी सोचो इस साल जिसके ऊपर मैंने स्टॉक रिजर्व लगाया, अगले साल वो माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा। इस साल जिसके ऊपर मैंने स्टॉक रिजर्व लगाया, अगले साल उसका प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे? कहाँ लिखेंगे? पीएल के क्रेडिट में। पीएल के क्रेडिट में, यानी इस पर्टिकुलर सम्स में क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये नहीं बताया कि डिपार्टमेंट क्यू, देखो क्या बोला है, 9 के कंपेयर में 10 इजी है। 9 में तो परसेंटेज भी नहीं था, 9 में ये भी नहीं बताया कितना गुड्स ट्रांसफर किया, इसलिए देखो यहाँ 2 वर्किंग करना होगा। एक वर्किंग हो गया स्टॉक का, एक वर्किंग करना पड़ेगा रेट ऑफ जीपी का, तुम्हें 2 वर्किंग करना पड़ेगा। एक तुम्हें रेट ऑफ जीपी का करना पड़ेगा, एक तुम्हें स्टॉक का करना पड़ेगा। तो हमने रेट ऑफ जीपी भी करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 10 में ना तो रेट ऑफ जीपी करना है और ना तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ निकालना है, क्योंकि बोल तो रहा है कि डिपार्टमेंट क्यू का जितना स्टॉक है वो पी का दिया हुआ। कितना दिया हुआ? पी, यानी अगर 25% कॉस्ट है तो सेल पे कितना परसेंट होगा? 20%। तो स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा? 4000। ये जो 4000 स्टॉक रिजर्व आएगा, ये जो मेरा जीपीएल है, इधर लिखना टू स्टॉक रिजर्व 4000, इधर लिखना बाई स्टॉक रिजर्व 1000, और इधर जो जनरल पीएल है, इधर लिखना टू स्टॉक रिजर्व 3000। सॉरी, ये भी लिख सकते हैं, तुम चाहो तो ये करो ये करो, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। एज पर योर चॉइस, जैसे भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। अदल ठीक है। अभी ऐसा ही सम्स और करवाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। की पूछ लेना मके बोल। अब ये कॉन्सेप्ट एरर आना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इतना फ्लो में जाके और इतना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ अब कोई दिक्कत इसमें आना ही नहीं चाहिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। अभी क्वेश्चन नंबर 9, क्या है 11, ये थोड़ा अचानक बीच में अलग नेचर का क्वेश्चन आ गया, इसको अभी इग्नोर करो। 11 वाला सेम ही नेचर का, ट्राई चाहो तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा एंट्रीज डाल दिया है, सेम वे में करोगे। अभी जो मुझे सिखाना है सेम नेचर इनके जैसा है, कर लोगे। 12 नंबर इधर करो, क्योंकि 12 में कुछ नया है, 12 में कुछ सेम चीज बट थोड़ा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा मॉडिफाइड, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना स्टार्ट करो क्लासरूम में। और मान लो किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया ना, इसका मतलब उसका 8, 9, 10, 11 सब समझ में आएगा, क्योंकि एक ही चीज तो हर जगह पे आएगा। और इवन ये थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें एक ट्रीटमेंट और एक्स्ट्रा डला हुआ है। हेलो, देखो पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? शामिल एंड फर्नीचर, शामिल फर्नीचर, पर्टिकुलर्स शामिल डेबिट क्रेडिट। क्या करेंगे? लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, 25 सिमिलर टू 8, 9, 10, वैसे ही चल रहा था वीवी स्टोरी। टू परचेज, परचेज क्या है? 10 लाख। अच्छा, ये फिगर गलत है, ये होगा 7,50,000। गलत है, गलत है, 7,50,000। ठीक है, उतना ही लिखेंगे एग्जाम में, लेकिन ये सब मत करना। मतलब ये तुम लोगों को मैं क्लास में बोलता हूँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, एग्जाम में जितना लिखा रहेगा उतना ही लिखना, अपना दिमाग यूज नहीं करना, ठीक है, उतना ही लिख देना, सेम फिगर। अभी जैसे लिखेंगे बाई सेल्स, सेल्स आएगा 11 lakhs, सेल्स आएगा 2,25,000। अगला है सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट, सप्लाई टू, बात समझना, फर्नीचर डिपार्टमेंट मतलब फर्नीचर डिपार्टमेंट को मिला, सप्लाई टू फर्नीचर डिपार्टमेंट मतलब फर्नीचर डिपार्टमेंट को मिला। तो फर्नीचर डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा?
सप्लाई टू फर्नीचर, तो फर्नीचर के लिए परचेस और शामिल के लिए सेल। इधर लिखेंगे टू ट्रांसफर फर्नीचर के लिए लिखेंगे बाई ट्रांसफर कितना 1,50,000 1,50,000 डन। अगला देखो सेलिंग टीएल का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का पार्ट, बाई क्लोजिंग, यस वेजेस है तो वेजेस भी लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 लाख, इधर है 30,000। वेजेस था कि ऊपर में, कहाँ वेजेस है, यस नीचे है। लिखेंगे टू वेजेस इन फर्नीचर डिपार्टमेंट 30,000। अभी क्या करोगे, जस्ट कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना है ग्रॉस प्रॉफिट पहले का कितना है, lakhs and 42,500. So this is 2,42,500 and the selling expenses लिख दो, जो भी खर्चा पीएल का है। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 10,000 और 3,000। अभी निकल जाएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट कितना आएगा, पहले का नेट प्रॉफिट कितना है 1,90,000, दूसरे का नेट प्रॉफिट 39,500। यहाँ लिखेंगे जनरल पीएल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, हाँ 190 बाई नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट का नाम था शामिल फर्नीचर, 1,90,000 9,500 ऐड करके बाहर कर, क्या आ गया जनरल एक्सपेंस। अच्छे कुत्ते बोली नहीं, हाँ जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो जनरल पीएल में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल टू जनरल expenses 5,000. The value of stock in furniture department consists 75% wood and 25% of other expenses. 25% of other expenses. It means जो closing stock है वो पूरा लकड़ी नहीं है, मतलब लकड़ी डिपार्टमेंट ने लकड़ी दिया, फर्नीचर डिपार्टमेंट ने उसका फर्नीचर बना दिया। काजल देखना इधर, जैसे मान लो लकड़ी डिपार्टमेंट ने लकड़ी दिया, फर्नीचर डिपार्टमेंट ने फर्नीचर बनाया, और वो फर्नीचर अभी भी पेंडिंग है, वो फर्नीचर अभी भी क्या है लिख दिए। अभी आता है कि ये जो फर्नीचर बनकर रेडी हुआ, ठीक है, ये स्टॉक में आया 100 रुपये का, तो बेटा इसमें लकड़ी भी है और बनाने का भी खर्चा है ना, तो बनाने का खर्चा वो तो ट्रांसफर नहीं किया होगा, वो तो सिर्फ लकड़ी ट्रांसफर किया होगा। तो बोल दे रहा है कि जो फर्नीचर है ना उसमें सिर्फ 75% लकड़ी है, इसका मतलब स्टॉक रिजर्व 75% पोर्शन पे निकलना चाहिए, 100% पे निकलना चाहिए, सिर्फ 75 पे। अरे साउमिल ने लकड़ी दिया तो लकड़ी दिया सेलिंग प्राइस पे, अच्छी बात है,
और उसको अब बना दिए फर्नीचर, उसमें लेबर टेबर एक्स्ट्रा लगा, अब फर्नीचर बिका ही नहीं है, फर्नीचर मेरे स्टॉक में है, तो स्टॉक रिजर्व पूरे फर्नीचर वाले वैल्यू पे निकलना चाहिए ना सिर्फ लकड़ी वाले वैल्यू पे निकलना चाहिए? सिर्फ काट, सिर्फ लकड़ी वाले वैल्यू पे, वाई? बिकॉज सिर्फ लकड़ी ही प्रॉफिट पे ट्रांसफर हुआ है। तो और लकड़ी का क्वांटिटी है कितना? लकड़ी का क्वांटिटी है कितना? लकड़ी का क्वांटिटी 75%। कितना है? 75%। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका? 30,000। तो नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट would transfer from Xiaomi 75% of 30,000। बाईस 500। नीचे लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। अब जीपी, अब देखो प्रॉफिट दिया गया क्या? प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ जीपी, रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी निकालने के लिए तुम्हें पता ही है जीपी, जीपी मेरा कितना है 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल प्लस ट्रांसफर, सेल है 11 लाख, ट्रांसफर है 1,50,000 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा? 16%। क्या गया 16। अब इधर और आगे यहां तक हो गया। अब तो ये इजी है, 16% हम निकाल देंगे, 16% जीपी है तो इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसका नाम क्या देंगे? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 16% ऑफ 22,500। कितना आया? टोटल फिगर कितना है? हाँ, जिसने ट्रांसफर किया उसका ना रेट ऑफ जीपी लेंगे। क्या बोले? और ट्रांसफर 1.5 लाख है, दोनों ही सेल है उसके लिए, उसके लिए कितना सेलिंग प्राइस है वो पता चल गया, कितना आया अमाउंट ये 3,000। अब इधर देखो एक स्टोरी और, जो ओपनिंग स्टॉक है 25,000, इधर इधर में भी तो लकड़ी होगा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी तो निकलेगा। और नीचे देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का परसेंटेज दे दिया है। द Xiaomi डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 15% इन 2009, और ये हमारा क्या है 2010, यानी पिछले साल का रेट ऑफ जीपी निकालना नहीं है। पिछले साल का रेट ऑफ जीपी कितना है 15%, यानी पिछले साल भी हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। पिछले साल भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। पिछले साल का हम लोग इधर निकालेंगे स्टॉक रिजर्व। नीचे करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट would transfer from Xiaomi 75% of 25,000। कितना आएगा बताओ? कितना है? 18,750। आगे 18,750। अब इसके ऊपर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अगर पूरा मैच करा के देखोगे तो कुछ नहीं, जितना देर तक अभी कर रहे थे उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। उसमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे देता था, अभी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ रहा है। कौन से पोर्शन पे? लकड़ी वाले पोर्शन पे, जितना ट्रांसफर होगा उसी पे निकालेंगे। पोर्शन भी बोल दिया, पोर्शन भी बोल दिया। कितना आएगा इसका फिगर?
2812 0.5 है तो 3 कर लेंगे 2813। अब क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को बाई साइड में, वो स्टॉक रिजर्व को टू साइड में, और नेटिंग ऑफ भी कर सकते हो, और नेटिंग ऑफ भी अलाउड है, नेटिंग ऑफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है इसमें? अब इसको देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, हर कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे, और कुछ नया नहीं है, वही चीज। अब ऐसा ही तुम लोग घर से ट्राई करोगे, देखो अगला जैसा 12 है वैसा 13 देखो, टाइमर और फर्नीचर, ये टिम्बर जाएगा और फर्नीचर डिपार्टमेंट में होगा, सेम बोल दिया है 75%, मतलब एकदम सेम क्वेश्चन है 13 का, सेम क्वेश्चन है 14 का, देख रहे हो, क्लॉथ और रेडीमेड। बोलो लास्ट में, ये तो ओपनिंग को बाय में लिखेंगे, क्लोजिंग को टू में लिखेंगे, या दोनों को घटा के टू में लिख दो, नहीं तो टू उधर बाय उधर, दोनों करो। क्वेश्चन नंबर 14 तक करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक होमवर्क, क्योंकि 15 से एक अलग स्टाइल में जाएगा, थोड़ा अलग, बट 14 तक सब एक जैसा है, अप टू 14 तक होमवर्क रहेगा। कितना, अच्छा दिस वन, यस कर लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।